Good morning, class. Today we are going to start new chapter, lesson number in animal and plants. इससे प्रीवियस चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रेस्पिरेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम लर्न करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट कि एनिमल और प्लांट के अंदर जो मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करवाना, वो किस तरह से होगी। ऐसा हमारा कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल मींस जो हमने फूड खाया है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किस तरह से मूव करता है, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम उसको लर्न करेंगे कि एनिमल में कौन सा सिस्टम है, और एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड होंगे बेटा, और प्लांट्स में कौन सा सिस्टम होगा जो मटेरियल को प्लांट या एनिमल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उस सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, एनिमल्स की। एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जिस सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास रहेंगे ब्लड, फिर हम स्टडी करेंगे ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। वेसल्स होती हैं बेटा, ब्लड वेसल्स बोलो, ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसमें हमारे पास मेन टू टाइप से रहते हैं, आर्टरी रहती है और वेन्स रहती है, और थर्ड टाइप का हमारे पास नाम रहेगा कैपिलरीज। तो इसको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लेक्चर प्रोसीड करता रहेगा हम इसको लर्न करेंगे। उसके बाद आएगा हार्ट, देन पल्स रेट, और हार्ट के अंदर कौन कौन से हमारे पार्टीशन होते हैं। तो ये आज का हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न earlier that all organisms need food, water, oxygen for survival। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अब ऑर्गेनिज्म वर्ड जब भी आता है बेटा, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि ऑर्गेनिज्म मींस लिविंग बीइंग, ठीक है। हम जब भी लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म वर्ड आता है। अब ऑर्गेनिज्म में कई बार हम लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करते हैं। अगर लिविंग वर्ड यूज ना भी हो तो ऑर्गेनिज्म वर्ड ही काफी है ये बताने के लिए कि हम लिविंग बीइंग की हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अब ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड है, ये सर्वाइवल के लिए तो चाहिए। अब होगा क्या, क्या हमने जब उनको खाएंगे उसी से काम चल जाएगा? नो। खाने के बाद तो जो फूड है वो कहाँ पे जाता है? स्टमक में जाता है। ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था, यस, लंग्स के अंदर। अब क्या वहीं पे वो बैठे रहेंगे? क्या उससे आगे वो जाएंगे? वो बिल्कुल जाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट होंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। अब उसके लिए कुछ ना कुछ वहां पे वेल डिफाइन हमारा एक सिस्टम होना चाहिए, उसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो वाटर को, फूड को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अब उसके बाद क्या होगा, जो यूजफुल मटेरियल है वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, जैसे यूरिन है, स्वेट है, इसी तरह से हम टॉयलेट जाते हैं, तो ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से रिमूव होना होता है, तो यूजफुल पार्ट को भी हमारी बॉडी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और वेस्ट को भी हमारी बॉडी से रिमूव करती है। तो हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड, ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो हमारा 11.1 फिगर है, ठीक है, इसको आप देखिएगा, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब मेन जो इसमें पार्ट दिखाए हुए हैं ये मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के। फर्स्ट है हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। जिस तरह से हमारी वाटर पंप होता है, पानी की मोटर होती है, वो पानी को
ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, इस तरह से मूव करवाती है। वही काम होता है हमारे हार्ट का, इसीलिए इसका नाम रखा गया पंप। ये ब्लड जो हमारी बॉडी में है, ये उसको पंप करता रहता है, उसको प्रेशर लगाता रहता है, ताकि वो हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंच सके। ये काम तो करेगा हार्ट। हार्ट ब्लड को जनरेट नहीं करता, बनता नहीं है हार्ट में। हार्ट के पास ब्लड आता है, वो उसको सिर्फ पंप करने का काम करता है, उसको धक्का लगाता है, प्रेशर लगाता है, ताकि वो बॉडी के अंदर मूव कर सके। उसके बाद है वेन एंड आर्टरीज। यस, जो रेड कलर की दिखाई हुई है दैट आर आर्टरीज, में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। इसकी बात भी हम करेंगे। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड बोलते हैं। जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बोलते हैं। तो चैप्टर जैसे प्रोसीड होगा उसमें आपने अच्छे से याद रखनी है इस बात को। जहां पे भी आर्टरी वर्ड आएगा, आर्टरी मींस कि ऐसा ब्लड वेसल, ये आर्टरी और वेन ब्लड वेसल ही हैं, ब्लड वेसल जिसके अंदर से ब्लड मूव करता है। जिस तरह से हमारे पानी की पाइप होती है, उस पाइप के अंदर से क्या फ्लो करता है? वाटर, पानी। ऐसे ही पाइप हमारी बॉडी के अंदर है जिनके थ्रू ब्लड मूव करता रहता है। अब उसमें से दो मेन टाइप के पाइप हैं, एक को हमने नाम रख दिया आर्टरी, दूसरी को नाम हमने दिया वेन। आर्टरी एक ऐसे ब्लड पाइप होंगे, अब देखो मैं पाइप वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, बट आपने पाइप वर्ड यूज नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए। वर्ड आप यूज करेंगे वेसल, VESSEL, वेसल। वेसल एक कंटेनर को बोलते हैं। तो ये इस तरह का कंटेनर रहेगा जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। तो बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल है जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है, वो फ्लो करता है। वेन, वेन ऐसा ब्लड वेसल है जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। ये दोनों ही ब्लड हमारी बॉडी के अंदर मूव करते रहते हैं। तो एक ब्लड हार्ट से अवे जाता है और एक ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स द हार्ट। जो हार्ट से अवे जाएगा वो ब्लड जाएगा आर्टरी के थ्रू, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड। और जो ब्लड वापस जाएगा लंग्स की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा ना, लंग्स क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन उसके अंदर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या होगा? लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स से क्या होगा? फिर वो प्यूरिफाई होगा। ठीक है, तो प्यूरिफाई होकर फिर कहां पे आएगा? वो हार्ट की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट फिर से उसको पंप करके वेरियस पार्ट में उसको क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो ये मैकेनिज्म चलता रहेगा पूरे के पूरे सिस्टम में। इसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी हमारे पास हार्ट हैं और ये ब्लड वेसल हैं, एक हार्ट है हमारे पास और ये ब्लड वेसल्स हैं, ये आपस में मिलके जो सिस्टम बनाएंगे उसका नाम हम रखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, द फर्स्ट पार्ट इज ब्लड। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी? जब बॉडी पे कट लग जाता है तो क्या होता है? ब्लड फ्लोज आउट, वहां से ब्लड निकलता है। बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले ही क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाट इज ब्लड। देखिए बेटा, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। कोई भी एनिमल है, प्लांट है, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम बोलते हैं सेल। और सेल जब कंबाइन होते हैं तो बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी कोई पूरा लिविंग बीइंग बनाते हैं। तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग हुई वो ही सेल से, और सेल कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यू। अब जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज ए टिश्यू, इट इज नॉट ए सेल, इट इज ए टिश्यू। और कैसा टिश्यू है? ये फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप है, जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करता रहता है। तो ब्लड की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज ए टिश्यू, इट इज ए फ्लूइड विच फ्लो इन अ ब्लड वेसल। तो सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ये टिश्यू है
और लिक्विड फॉर्म में है जो ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता रहता है। तो ब्लड इज द फ्लूइड which flow in blood vessel. It transports substance like digested food from the small intestine to the other part of the body. Small intestine से different part of the body में क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेसल के थ्रू। तो क्या क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन का, हमारे को यहीं से पता लग गया कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहली हेल्प कौन करेगा, वो ब्लड ही करने वाला है। और ब्लड है क्या, ब्लड एक टिश्यू है, लिक्विड फॉर्म में है, किसके थ्रू फ्लो करता है, ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता है। तो यहां से आप ब्लड की डेफिनेशन यानी कि इंपॉर्टेंट टर्म को मार्क कर सकते हैं। ब्लड इज द फ्लूइड which flow in the blood vessel. It transports substance like digested food from the small intestine to other part of the body. It carries oxygen from the lung to the cell of the body. तो ये ऑक्सीजन को लंग से और हर एक बॉडी तक क्या करता है, लेके जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स के अंदर क्या होता था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है। ऑक्सीजन को फिर ब्लड के अंदर मिक्सिंग होती है और ब्लड उस ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक लेके जाता है, ईच एंड एवरी सेल तक वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन रोल अदा कर रहा है, वो करता है ब्लड। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने में काम करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। हाउ डज द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंस, कैसे ये वेरियस सब्सटेंस को कैरी करते हैं। तो ब्लड इज composed of fluid called plasma in which different type of cells are suspended. ब्लड के अंदर सबसे जो मेन रोल होता है वो होता है प्लाज्मा। ब्लड का ही एक कंपोनेंट है जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। एक फ्लूइड है ब्लड के अंदर ही। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंपोनेंट ऑफ ब्लड का। तो ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है जिससे ब्लड मिलके बनता है वो है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर फर्दर सेल्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर सस्पेंडेड इनटू द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंड करती रहती हैं। तो वो 3 टाइप की जो सेल्स रहेंगी वो रहेंगी हमारी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो ये 3 टाइप्स की हमारे पास सेल हैं और वो किसके अंदर होंगी बेटा, वो रहेंगी हमारी प्लाज्मा के अंदर। तो फिर से समझ लीजिएगा, ब्लड है, ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टर्म बनती है कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में आप लिखेंगे प्लाज्मा, एंड देन प्लाज्मा फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो यहां से भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म होगी कि व्हाट इज रेड ब्लड सेल, आरबीसीज हम उनको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो चलिए बात करते हैं रेड ब्लड सेल की। वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो अभी पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, क्यों है ब्लड का कलर रेड, क्योंकि उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर होता है रेड। तो हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन and transports it to the all part of the body and ultimately to the cells. तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है उसके साथ, और उसको हर एक बॉडी पार्ट तक और अल्टीमेटली ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाता है, पहुंचाने का काम करता है। तो जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जो लेके जाता है वो कौन काम करता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो इसके 2 काम हो गए, एक तो कलर दे दिया भाई ब्लड को रेड कलर, और दूसरा क्या काम किया हीमोग्लोबिन ने कि ऑक्सीजन को अटैच होके ऑक्सीजन के साथ और उसको हर पार्ट तक, हर बॉडी सेल तक लेके जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी की सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो जब भी डॉक्टर कहते हैं कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो वो हीमोग्लोबिन का अमाउंट मापते हैं। हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाता है, हमारा बॉडी से ब्लड लेते हैं, लेबोरेटरी में जाता है, वो टेस्ट करते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है हमारी बॉडी के अंदर।
तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो अबाउट 10 होना चाहिए, 12 से लेके 14 के बीच में। ये उनका एक मेजरमेंट का पैमाना है, इसके बीच में होना चाहिए। अगर 10 से बिलो आ जाता है तो फिर डॉक्टर कहते हैं खून की कमी है। खून की कमी का मतलब वो लिक्विड की कमी नहीं है, जो लिक्विड जो ब्लड हमारे पास है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन के साथ कम अमाउंट में अटैच होगा और हमारी बॉडी को कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी, ये होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द ब्लड also has white blood cell WBC which fight against germ that may enter our body। तो हमारी बॉडी के सोल्जर भी कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल को। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स अगर एंटर कर गए तो उन जर्म्स को कौन उनके साथ लड़ाई करेगा, कौन उनको किल करेगा? उनके साथ जो लड़ाई करेगा वो है हमारी ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल। इसीलिए इनको सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। दे फाइट अगेंस्ट जर्म दैट में एंटर आवर बॉडी, वो होती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो बुजो फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। ठीक है, ये बुजो और पहली दो करेक्टर है हमारी एनसीईआरटी बुक में, ये चलते रहेंगे। कहते हैं कि वो गिर जाते हैं और उसके जो नी है इंजर्ड हो जाते हैं। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, आफ्टर सम टाइम द ही नोटिस्ड दैट द ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। कुछ टाइम के बाद जो ब्लड है वो आना रुक जाता है और एक डार्क कलर का क्लोट वहां पे हो जाता है। ठीक है, वहां पे कोई जम सी जाता है ब्लड। ऐसा कैसे हुआ? वो ये सोचती हैं कि भुजो वाज पजल्ड अबाउट दिस, कि ऐसा कैसे हुआ। हम भी देखते हैं कहीं पे कट लग जाता है, हम थोड़ा सा उसको दबा देते हैं, कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाता है, क्लोटिंग वहां पे जम हो जाता है, कुछ जम जाता है वहां पे ब्लड। ये क्लोटिंग किसकी वजह से होती है? ये है जो थर्ड टाइप की जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो है प्लेटलेट्स। The clot is formed because of the presence of another type of the cell in the blood is called platelets। तो ये थर्ड टाइप की सेल है बेटा जो ब्लड के अंदर क्लोटिंग का काम करती हैं। कहीं पे अगर इंजरी हो जाए, कोई कट लग जाए, तो हमारे ब्लड को वहां पे क्लोट करने का काम करती है, उस क्लोटिंग का काम होता है। तो वो क्लोटिंग का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स। तो ये तीन टाइप की हमारे पास सेल हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल में क्या काम है? हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को कंबाइन करके हर एक बॉडी सेल तक पहुंचाता है। व्हाइट ब्लड सेल क्या कहते हैं? कि वो सेल जो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे, उनको जो हमारे ब्लड में होती है, उन ब्लड सेल को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स जो ब्लड को क्लोट करने का काम करेंगी, उनको हम कहेंगे प्लेटलेट्स। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सेल which are present in plasma and plasma is present in a blood। तो ये ब्लड के कंपोनेंट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेटा ब्लड वेसल। अब जो मैंने पाइप की बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर भी वैसे ही पाइप होते हैं जैसे हमारे घरों के अंदर पाइप हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब इन पाइप को हम क्या नाम देंगे? मेन दो टाइप की हैं, दैट आर आर्टरी एंड वेन। आर्टरी एंड वेन। बट एक प्लेस ऐसा आता है जब आर्टरी और वेन कंबाइन होकर और ज्यादा थिन हो जाती हैं, तब हमारे पास थर्ड टाइप आती है, उसका नाम हम बताएंगे कैपिलरीज। तो तीन टाइप की हुई हमारे पास, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। चलिए बात करते हैं। There are different type of blood vessels in our body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fill the lungs। इनहेलेशन का टॉपिक आ गया बेटा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन हमने किया था कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब वहां से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब वेस्ट को भी पिक करना है भाई, सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर होगी। This blood has to go back to the heart for the transport to the lungs for removal of carbon dioxide। अब ये जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कहाँ पे भेजना है? इसको लंग्स पे भेजना है। और लंग्स क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन का काम करेंगे। लंग्स उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रहेगा। So two type of blood vessels क्या रहेंगे? आर्टरी एंड वेन आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो मेनली तो दो टाइप की रहेंगी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है,
और आर्टरी क्या करेंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हर एक पार्ट तक, बॉडी के पार्ट तक लेके जाएंगी। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, वो अब हर बॉडी पार्ट तक जाना है। वो कौन से वेसल के थ्रू जाएगा, वो जाएगा आर्टरी के थ्रू। स्टार्टिंग में मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के डायग्राम में क्लियर किया था कि आर्टरी के थ्रू जाएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, हाँ जी मैडम, रसीद है, पहले क्लास होगी उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है, उससे पहले मुझे डिस्टर्ब मत करना, अभी क्लास रहती है। बेटा जब घर से गए तब नहीं देख सकते थे। आर्टरी कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है हार्ट से टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि हार्ट से, हार्ट में ब्लड है तो वो पंप करेगा। हार्ट क्या करते हैं, पंप का काम करते हैं, जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट तक लेके जाएंगे। और वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा आर्टरी के थ्रू। आर्टरी, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, क्योंकि जो जब पंपिंग होती है ब्लड की तो वो बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, रैपिड मूवमेंट है, एंड एट हाई प्रेशर, प्रेशर भी क्या रहता है, हाई रहता है। द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, तो जो आर्टरी की जो वॉल है, अंदर की जो आर्टरी की जो दीवारें हैं, अब दीवारों का मतलब वो नहीं जैसी दीवारें हमने बना रखी है, ठीक है, वेन और आर्टरी आप समझ पा रहे होंगे, हमारी बॉडी में भी दिखाई भी देती हैं, ठीक है, तो उनकी जो वॉल है वो काफी थिक होगी, क्योंकि उसके अंदर से एक तो ब्लड जो है वो फास्ट मूव कर रहा है और दूसरा हाई प्रेशर पे मूव कर रहा है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। आर्टरी के थ्रू हम उसको एक्टिविटी से परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिविटी 11.1, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कीजिए। फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आप कहाँ पे रखो, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, फर्स्ट और सेकंड फिंगर जो है वो लेफ्ट हैंड की बिल्कुल मिडल में रखिए, जो रिस्ट है। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, बिल्कुल आपका ऐसे सुनाई देगी, आप उसको फील भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, देयर इज ए थ्रोबिंग, उसके अंदर क्या थ्रोब हो रहा है, दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्स। तो यहाँ पे एक न्यू इंपॉर्टेंट टर्म आपके आ गई है कि व्हाट इज पल्स, द थ्रोबिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड, थ्रोबिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरी, आर्टरी के अंदर जो ब्लड की जो थ्रोबिंग मूवमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, पल्स। इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन आर्टरी, आर्टरी के अंदर से ब्लड फ्लो करता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। अब इस तरह की जो साउंड है, जो थ्रोबिंग मूवमेंट है, उसको आप 1 मिनट के अंदर काउंट कीजिए, जिस तरह से हमने क्या काउंट किया था अपना रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी आया था हमारे पास, ठीक है, ब्रीदिंग रेट। तो जैसे हमने ब्रीदिंग रेट को काउंट किया था कि कितनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे ये जो थ्रोबिंग मूवमेंट है 1 मिनट के अंदर कितनी बार होगी, ठीक है, उस नंबर को हम काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ बीट पर मिनट, उसको हम क्या कहेंगे, पल्स रेट। तो पल्स की डेफिनेशन रहेगी थ्रोबिंग मूवमेंट ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरी, उसको तो कहेंगे पल्स। और 1 मिनट के अंदर वो कितनी थ्रोबिंग मूवमेंट होती हैं 1 मिनट में, उसको हम कहेंगे पल्स रेट। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। ठीक है बेटा, तो ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रीदिंग रेट है हमारे सांस लेने की, पल्स रेट है हमारा जो ब्लड जो थ्रोबिंग मूवमेंट करता है आर्टरी के अंदर, वो 1 मिनट में कितनी बार करता है। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 बीट पर मिनट। अब रेस्ट पे एक नॉर्मल पर्सन का जो पल्स रेट है वो 72 से 80 बीट पर मिनट हो सकता है, जबकि ब्रीदिंग रेट क्या आया था हमारा नॉर्मल पर्सन का, वो था 15 से 18, 15 से 18, ठीक है, ब्रीदिंग रेट था हमारा 1 मिनट में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पल्स रेट की, वो है 72 से लेके 80 बीट पर मिनट। तो दोनों डिफरेंट है बेटा, ये याद रखना आपने। तो फाइंड अदर प्लेस ऑफ योर बॉडी वेर यू फील द पल्स, दूसरे प्लेस भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं बॉडी में कहाँ पल्स मिल सकती है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, आपके हाउस मेंबर, फैमिली मेंबर,
ठीक है, उनकी भी आप इस तरह से कर सकते हैं, और जो टेबल है उसको फिल कर सकते हैं आप। ये टेबल के अंदर सभी के नेम लिखिए, सभी की पल्स पर मिनट आप काउंट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का जो हमारा ब्लड वेसल है बेटा, दैट आर वेन्स। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना बेटा, वेन होती है, वीन नहीं है, दैट इज नॉट ए वीन, दैट इज वेन। वेन आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होगा वो किस में होगा बेटा, वो होगा हमारा वेन्स के अंदर। ठीक है, और हर पार्ट से कहां पे भेजा जाएगा, वो हार्ट के अंदर भेजा जाएगा। हार्ट फिर से उसको पंप करेगा, और अब वो पंप करके बॉडी पार्ट में नहीं भेजेगा उसको, अब पंप करके कहां पे भेजना है उसको, किसमें, लंग्स में। यस, अब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पंप किया जाता है ताकि वो कहां पहुंच जाए, लंग्स में पहुंच जाए। और लंग्स क्या काम करेंगे, लंग्स उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे, और जो ब्लड बचेगा उसको फिर से भेज देंगे हार्ट के पास। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल गई है लंग्स में, और लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के थ्रू हम लेते हैं, वही ऑक्सीजन उस ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और फिर वो ब्लड जाएगा हार्ट में। अब ये 11.3 डायग्राम, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। हार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हार्ट में ब्लड है, और ब्लड कहां पे जा रहा है, आर्टरी, आर्टरी से फिर कैपिलरीज, जहां पे वेन और आर्टरी मिलती है, कैपिलरी से पहुंच गया हमारी सेल में, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जनरेट हुआ, वो आ गया वेन में, वेन ने फिर से कहां पे भेज दिया, हार्ट पे, और हार्ट से एरो, एरो को फॉलो करना आपने, हार्ट फिर से कहां भेज रहा है उसको, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स में। अब लंग्स में जो जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। लंग्स उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, और उस ब्लड में क्या ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। और फिर एरो देखिएगा, स्क्रीन की राइट साइड में देखिएगा कि पल्मोनरी वेन का एरो नीचे की तरफ है। पल्मोनरी वेन के अंदर अब क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां पे गया, हार्ट में गया। फिर हार्ट उसको आर्टरी में भेज देगा, आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर कहां पे जा रहा है, वो वेन में। जैसे ही वेन में आया, कैसा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, फिर वो हार्ट में गया, हार्ट ने पंप करके पल्मोनरी वेन आर्टरी को दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। फिर किस में गया, वो लंग्स में गया, लंग्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की, और क्या ऐड कर दी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच ब्लड किस में आएगा, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन कहां पहुंचाएगी, हार्ट में, और हार्ट आर्टरी में। यही सर्कुलेशन होती रहेगी, इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डायग्राम सभी ने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में कम से कम 3 या 4 बार ड्रॉ करना है। बड़ा सिंपल डायग्राम रहेगा, इससे आप पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो वेन आर द वेसल विच कैरी carbon dioxide rich blood from all part of the body back to the heart. The vein have thin walls, vein में thin wall होती हैं. There are valves present in a vein which allow blood to flow only towards the heart. अब वेन के अंदर एक वाल्व होती है, वाल्व एक ढक्कन टाइप आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, एक ये सिर्फ वेन में ही होता है, आर्टरी में नहीं है। वेन में वाल्व होती हैं, वाल्व क्या करती हैं, एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करेंगी। ठीक है, विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ जाने में, वापिस नहीं आने देंगे। अगर ब्लड वापिस आने लगेगा तो जो वाल्व है, वो जो ढक्कन है, वो क्लोज हो जाएगा, यानी बैक फ्लो नहीं होने देगा ब्लड का। सिर्फ ब्लड हार्ट की तरफ जा सकता है, हार्ट की तरफ जा सकता है, किसके थ्रू, वेन से। अगर वो वापिस आना चाहे तो ये वाल्व क्लोज हो जाती है, और फिर जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये इसका काम रहेगा। ये डिफरेंस भी है, अगर आर्टरी वेन में डिफरेंस पूछे, ये डिफरेंस भी रहेगा। आर्टरी में कोई वाल नहीं होती, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड उसमें फ्लो करता है। वेन के अंदर लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, कभी वापिस ना आ जाए, इसीलिए इसके अंदर क्या होती है, वाल्व होती है। तो ये डायग्राम है हमारा सर्कुलेशन का, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो नेक्स्ट है बेटा कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरीज क्या है, तो डू यू सी द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल, डायग्राम में दिखा भी है हमें कि देखो आर्टरी जो है वो आगे कैपिलरी पे लिखा तो स्मॉल स्मॉल वेसल्स बन चुकी हैं। ये जो स्मॉल वेसल हैं
ऑन रीचिंग द टिश्यू, टिश्यू पे जब पहुंचेंगी, टिश्यू क्या होता है, सेल मिलके टिश्यू बनाती है। अब ये जो आर्टरी वेन है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को तो सर्कुलेट कर सकती हैं, लेकिन टिश्यू और टिश्यू के अंदर सेल हैं, वहां तक ब्लड को कौन लेके जाएगा, वहां तक ब्लड को लेके जाने का काम है कैपिलरीज का। ये इतनी थिन होती है बेटा, बहुत ज्यादा थिन होती है, आर्टरी और वेन से भी बहुत ज्यादा। तो और सेल हमारा बहुत स्मॉल पार्ट है और टिश्यू भी बहुत स्मॉल पार्ट है, वहां तक कैसे जाए ब्लड, वो जाएगा कैपिलरी के थ्रू। कैपिलरी क्या होती है, ये आर्टरी और वेन फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू द थिन एंड थिन ट्यूब। वो जो सबसे एक्सट्रीमली थिन जो ट्यूब होती हैं उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, उनको हम कैपिलरीज कहेंगे। द कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। अब कैपिलरीज क्या है, ज्वाइन टू फॉर्म वेन विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। अब कैपिलरीज फिर से किसको ज्वाइन कर रही हैं, वेन को ज्वाइन कर रही हैं, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी फिर से वेन को ज्वाइन कर रही है, और वेन के अंदर अब क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा, और वो फिर से किस में जाएगा, हाँ जी हाँ जी। तो ये काम रहेगा बेटा हमारा कैपिलरी का। तो कैपिलरी क्या होती है कि हमारे जो आर्टरी और वेन जो हैं वो फर्दर थिन ट्यूब में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। तो बेटा ये टॉपिक हमारा यहाँ तक रहेगा, हार्ट का लंबा टॉपिक है, ये नेक्स्ट पीरियड में हम लेंगे, ठीक है, हार्ट तक। तो यहाँ तक आपने इसको रिवाइज करना है इस टॉपिक को, और अच्छे से इसको मेमोराइज करना, अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आज के क्या हमारे टॉपिक रहे हैं। पहले हमने पढ़ा है बेटा ब्लड इज ए टिश्यू विच फ्लो इनटू द ब्लड वेसल इन लिक्विड फॉर्म, फ्लूइड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में थे बेटा हमारे पास प्लाज्मा, और प्लाज्मा फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ सेल। रेड ब्लड सेल जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। नेक्स्ट है WBC व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या काम करते हैं, दे फाइट अगेंस्ट जर्म, दे आर आल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। आफ्टर दैट प्लेटलेट्स, वी आर हैविंग प्लेटलेट्स, वो ब्लड को क्लोट करने का काम करती है। अगर कहीं पे इंजरी हो जाए तो वहां पे क्लोटिंग जो होती है वो ब्लड की हेल्प, जो प्लेटलेट्स है उसकी हेल्प से होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स यानी कि वो वेसल्स, वो कंटेनर, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा हमारी बॉडी के अंदर। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप, आर्टरी एंड वेन। और आर्टरी और वेन फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, कैपिलरीज। तो टोटल हमारे पास 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी? आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट। ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे इस डायग्राम को रखा है, पूरा टॉपिक इसी से क्लियर हो जाएगा। आर्टरी टेक ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट। तो आप एरो भी देख पा रहे हैं, आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट से अवे जाता है, हार्ट से अवे टुवर्ड्स ऑल बॉडी पार्ट। नेक्स्ट है दे हैव थिक वॉल, और उनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। हाई प्रेशर पे ब्लड आर्टरी के थ्रू फ्लो करता है। उसके बाद है वेन। वेन का काम है बेटा हमारी बॉडी के पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंचाना, वेन का काम है। आर्टरी का काम था हार्ट से बॉडी पार्ट को, और बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जो जाएगा वो जाएगा वेन के थ्रू, और वेन में होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। दे हैव थिन वॉल, उनकी जो वॉल है थिन होती है, और उसी के अंदर उनके पास होती है वाल्व जो आर्टरी में नहीं होती, ठीक है, ये काम हुआ। उसके बाद आई हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है कि जब टिश्यू लेवल पे ब्लड वेसल पहुंचते हैं तो टिश्यू और फर्दर सेल तक आर्टरी वेन नहीं पहुंच पाती, वो फर्दर थिन और थिन हो जाती हैं। उन एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल का नाम हमने रख दिया कैपिलरीज। अब कैपिलरीज ही हैं जो टिश्यू और सेल तक पहुंचेंगी, किसको लेके, ऑक्सीजन को, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी उसको वहां से पिक करेंगी और कहां पे छोड़ देंगी, वेन के अंदर। तो इसीलिए ज्वाइन होती हैं आर्टरी और वेन जाके एक लेवल पे। आर्टरी से ब्लड कैपिलरी में गया, कैपिलरीज ने कहां पे पहुंचा दिया, टिश्यू और सेल में,
वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, कैपिलरीज ने उसको पिक किया और कहां पहुंचा दिया, वेन के अंदर। अब वेन का क्या काम है, उसी ब्लड को लेके जाएंगी हार्ट में, और हार्ट से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा, लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफाई होके फिर से किस में आएगा, पल्मोनरी वेन में, एंड बैक टू द हार्ट। ये पूरा पूरा सिस्टम चलता रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा पल्स। व्हाट इज पल्स, थ्रोबिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरी। आर्टरी के अंदर जो थ्रोबिंग मूवमेंट है ब्लड की, उस मूवमेंट का नाम है, उसको हम कहेंगे पल्स। एंड व्हाट इज पल्स रेट, नंबर ऑफ बीट पर मिनट। ये जो थ्रोबिंग मूवमेंट है ना, ये नंबर ऑफ बीट जितनी रहेंगी 1 मिनट के अंदर, उसको हम कहेंगे पल्स रेट। नॉर्मल पर्सन का जो पल्स रेट है वो क्या रहेगा, 72 टू 80, 72 से लेके 80 बीट पर मिनट, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए है। और अगेन मैं कह रहा हूं कि जो हमारा पल्स रेट है और जो ब्रीदिंग रेट था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसमें आपने इंटरमिक्स नहीं करना दोनों को। ब्रीदिंग रेट हमारा जो सांस लेने का जो रेट है, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। पल्स रेट जो ब्लड जो हमारी आर्टरी के अंदर मूव करता है, वो जो थ्रोबिंग मूवमेंट है। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक है बेटा, इनको आपने अच्छे से रीड करना है, और जितनी इंपॉर्टेंट टर्म आई हैं उन सभी को फेयर नोटबुक में लिख के और लर्न करना है। हैव ए नाइस डे। संजय सर, संजय सर, संजय सर।